आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है उसका हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट पालमपुर की कहानी। ठीक है, इसकी जो पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपके एग्जाम्स के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, बोला गया है कि सिंचाई की सुविधाएं विकसित करना क्यों आवश्यक है। सिंचाई का मतलब क्या होता है, खेतों में जो हम पानी देते हैं ना उसे कहते हैं सिंचाई। तो सिंचाई की जो सुविधा है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, जो किसान थे वो बारिश पर निर्भर करते थे अपने खेतों में पानी के लिए। बारिश हुई अच्छी तो खेतों में पानी मिलेगा, अगर बारिश नहीं हुई तो खेत सूखे रह जाते थे। तो हमको सिंचाई की सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई की सुविधा कैसे बढ़ाएंगे हम लोग, जैसे कुएं खुदवाएंगे जहां से पानी दे सकते हैं, नहरें, ठीक है, नदियों के द्वारा पानी देना, ठीक है, या तो पंप लगवाना जिससे हम खेतों में पानी दे सकते हैं। तो सिंचाई की अगर सुविधा बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, विकास होगा। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है, तो देखो सिंपल सी बात है कि सिंचाई से क्या होगा, अगर सिंचाई की सुविधा बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कम बारिश होगा भी तो भी खेतों पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो भी हम खेतीबाड़ी कर पाएंगे। साथ में क्या होगा कि हम एक साल में एक से अधिक फसल उगा सकते हैं। अगर हमने क्या किया, जैसे नहरें खुदवा दी या तालाब खुदवा दिए जिसमें पानी स्टोर किया हुआ है, तो जिस मौसम में बारिश अगर नहीं भी होती है उस मौसम में भी हम खेतीबाड़ी कर पाएंगे। ठीक है, साथ में आधुनिक खेती कर पाएंगे। जैसे हम होते हैं ना, उच्च उत्पादन वाले जो बीज है तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए पर्याप्त पानी मिल जाएगा, क्योंकि जो अच्छी बीज होते हैं ना उनको पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी की पूर्ति हम कहाँ से कर पाएंगे, अगर हमने सिंचाई की सुविधा कर ली होगी तो। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो कि हरित क्रांति के 3 नकारात्मक प्रभाव बताओ। देखो पहले आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति का मतलब था जब हमारे देश में, ठीक है, खेतीबाड़ी जो थी ना बहुत ही बेकार स्थिति में थी, तब हमारे देश में सरकार ने क्या किया, खेतीबाड़ी करने के लिए अच्छी बीजों का उपयोग किया, अच्छे खाद का उपयोग किया और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए हमने क्या की, खेतीबाड़ी की, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई। इससे खेतीबाड़ी बहुत अच्छी हुई, पैदावार बहुत अच्छी हुई, इसी को हरित क्रांति कहा गया। लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, मतलब उल्टे यानी निगेटिव असर भी पड़े। ठीक है, तो कौन कौन से थे, पहला रासायनिक उर्वरक का हमने इस्तेमाल किया था, जिससे उपयोग करने से क्या हुआ, मिट्टी की जो उर्वरकता हो गई, उर्वरता जो क्षमता होती है ना, उपजाऊपन, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा। फिर प्राकृतिक संसाधन का ना हमने बहुत ज्यादा उपयोग किया, जिससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। साथ में सिंचाई के लिए हमने क्या किया, भूजल का उपयोग किया, मतलब जमीन के नीचे जो पानी है ना उसका इस्तेमाल किया, जिससे क्या हुआ, पानी का जो स्तर है जमीन के नीचे वो नीचे चला गया। और ठीक है, तो हरित क्रांति का नकारात्मक ये असर पड़ा। और क्या है, छोटे किसान खेती के लिए पूंजी कहाँ से लाते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं ना वो खेतीबाड़ी करने के लिए पैसा जो होता है ना वो कहाँ से लाते हैं, पूंजी मतलब होता है पैसा। ठीक है, यहाँ उन्हें कैसे प्रभावित करता है और साथ में इस चीज का जो जहां से वो लेके आते हैं उस चीज का उन पे क्या असर पड़ता है। देखो तो जो छोटे किसान होते हैं वो अपने पास जो पैसा जमा होता है या तो वो खेतों में लगाते हैं या तो साहूकार से ब्याज पर क्या कर ले जाते हैं, कर्जा लेके वो खेतीबाड़ी करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं। और क्या करते हैं, देखो ज्यादा ब्याज जब हो जाता है ना तो कम पैसे के कारण किसान क्या होता है, कर्ज में फंस जाता है। कई बार क्या होता है, ज्यादा ब्याज लग गया, ठीक है, ब्याज बहुत ज्यादा है, वो वापस नहीं कर पाता, जिससे वो कर्ज में क्या होता है, फंस जाता है। साथ में क्या होता है, पूंजी की कमी से अच्छे बीज नहीं ले पाते। देखो पैसा किसान के पास कम है, तो पैसे का कम है किसान के पास, तो किसान क्या करेगा, जो सस्ता वाला बीज होगा वो इस्तेमाल करेगा, अच्छे बीज ले नहीं पाएगा, साथ में वो मशीन नहीं खरीद पाएगा जिससे वो खेती बाड़ी कर सके, जिससे क्या होती है, फसल की पैदावार क्या होती है, कम होती है। तो ये समस्या उसको होती है छोटे किसानों को। इसके बाद आपसे पूछा गया है पारंपरिक और आधुनिक खेती के तरीके में 5 अंतर बताना है। देखो पारंपरिक खेती तो जो सबसे पहले बताता हूँ आपको, किसके आधार पर, बीजों के आधार पर। जो पारंपरिक खेतों में हम साधारण बीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और आधुनिक खेती में हम क्या करते हैं, उच्च उत्पादन वाले यानी HYV बीजों का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हम जो पारंपरिक खेतों में सिंचाई होती है, हम कहाँ से, कुएं और तालाब से हम सिंचाई करते हैं खेतों का। आधुनिक में हम क्या करते हैं, नहर या ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं या बांध का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी खेतों में दिया जाता है। उर्वरक जो थे, पारंपरिक में हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, गोबर का जो खाद बनता है उसको हम खेतों में डालते हैं, और आधुनिक में हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, देखो हल चलाना, पारंपरिक में हम बैलों के द्वारा हल चलाते हैं, लेकिन आधुनिक कृषि में हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं। श्रम, पारंपरिक में हम हाथों से काम करते हैं और आधुनिक में मशीनों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से इनमें अंतर हो गया।
अब आते हैं हरित क्रांति क्या थी। हरित क्रांति का मतलब क्या है, इसने भारत में खाद्य संकट को कैसे हल किया। देखो हरित क्रांति क्या थी, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हरित क्रांति में हमने एक ऐसी आधुनिक खेती का तकनीक था जिसमें हमने अच्छे बीजों का मतलब उत्पादन करने वाले HYV बीजों को इस्तेमाल किया, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया, सिंचाई के अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे खेती बाड़ी बहुत अच्छी हुई। इसी को हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, यहाँ पे इसे कब शुरुआत किया गया था, इससे सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, उन्होंने शुरुआत की थी और भारत में 1968 में MS स्वामीनाथन ने इसे लागू किया था। किसको, हरित क्रांति को भारत में। इससे क्या हुआ, हमने गेहूं और चावल की जो पैदावार थी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, यहाँ तक कि हम आत्मनिर्भर बन गए। आत्मनिर्भर मतलब गेहूं चावल हमको दूसरे देशों से अब खरीदना नहीं पड़ता था क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो और साथ में यहाँ पे देखो और भी पॉइंट है कि किसानों को अधिक फसल उगाने और खाद्य संकट करने में मतलब हुआ क्या था, किसानों ने बहुत ज्यादा उत्पादन किया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होता था कि हमें दूसरे देशों से लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा खाने की जो फसलें हैं। अब हम खुद ही इतने सारे उगा लेते थे कि अपनी जरूरत को पूरा कर पाते थे। इसके बाद आपसे पूछा गया है हरित क्रांति विशेषता क्या थी और यह पारंपरिक खेती से कैसे अलग है। देखो हरित क्रांति की विशेषता, पहली विशेषता यह है कि हमने इसमें HYV यानी अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया। दूसरा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग किया। किसमें, हरित क्रांति में। सिंचाई के लिए हमने आधुनिक साधनों का प्रयोग जैसे बांध, नहर, ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया। हमने ट्रैक्टर, आधुनिक मशीनों का उपयोग किया। किसमें, हरित क्रांति में। फसल की पैदावार बहुत बढ़ गई, फसलों की जो पैदावार थी हमने इसको बहुत बढ़ाया। किसमें, हरित क्रांति की विशेषता है। लेकिन ये पारंपरिक खेती से कैसे अलग है, तो पारंपरिक खेती में होता क्या है। पारंपरिक खेती में अगर आपको बताऊं तो पारंपरिक खेती में हम साधारण बीज यानी आम जो बीज होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और खाद के रूप में हम गोबर का इस्तेमाल करते हैं, बैलों का उपयोग करते हैं। ठीक है, और सिंचाई केवल कुएं और तालाब से की जाती है पारंपरिक खेती में और हाथ से हम काम करते हैं ज्यादातर, और पैदावार इसमें क्या होती है, थोड़ी कम होती है इसमें पारंपरिक खेती में। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पालमपुर गांव में भूमिहीन जो किसान थे, पालमपुर गांव में जो भूमिहीन किसान थे, ठीक है, किसानों का किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता था। जब पालमपुर में जो भूमिहीन किसान किसे कहते हैं, जिनके पास अपनी खुद की जमीनें नहीं थी, तो उनको किस चीज का सामना करना पड़ता, किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता था, हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जो भूमिहीन किसान थे अपनी जमीन ना होने के कारण वो खेती नहीं कर पाते थे। ठीक है, ऑब्वियस था क्योंकि खुद का खेती नहीं है तो खेती बाड़ी कहां से करेंगे, तो उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी जिससे उनकी आमदनी बहुत ही कम होती थी। दूसरे खेतों में मजदूरी करो, उसी से उनका गुजर बसर चलता था। और कभी कभार क्या होता था कि उनको खेती करने के लिए कर्जा लेना पड़ता था और ज्यादा ब्याज देना पड़ता था। अगर वो क्या करते थे, दूसरों का खेत पट्टे पे ले लेते थे, ठीक है, किराए पे ले लेते और फिर कर्जा लेके खेती बाड़ी करते थे, जिससे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। फिर पैसों और संसाधनों की कमी की वजह से उनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो गया था। किनका, भूमिहीन किसानों का। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके क्षेत्र में होने वाले गैर कृषि क्रियाओं का वर्णन करना है। आपके क्षेत्र में जो गैर कृषि क्रिया है वो कौन कौन सी होती है आपको ये बताना है। देखो हमारे क्षेत्र में जैसे कारखाने या मिले है, ठीक है, ये हमारी क्या है, गैर कृषि क्रिया है। कृषि क्रिया क्या होती है, जिसमें हम खेती बाड़ी में आता है, खेती बाड़ी करते हैं, वो कृषि क्रिया में आता है। ठीक है, या कोई पालन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया या बागवानी हो गया, ठीक है, पशुपालन हो गया, ये सब हमारे कृषि क्रिया में आता है। लेकिन गैर कृषि क्रिया में क्या आती है, जैसे दुकानें हो गई, बाजार हो गया, आप कोई व्यवसाय करते हो, आप कोई वाहन चलाते हो, ठीक है, सिलाई कढ़ाई का काम करते हो, ठीक है, पैसे लेन देने का काम करते हो, तो बैंक में कोई काम करते हो, ये सब गैर कृषि क्रियाओं में आता है। ठीक है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो यहाँ पे कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की विशेषता क्या है। लघु स्तरीय क्या होता है, एक होता है दीर्घ स्तरीय, एक होता है लघु स्तरीय। देखो लघु स्तरीय विनिर्माण का मतलब होता है जहाँ से, जैसे तो गांव में छोटे छोटे कपड़े बनाने का काम होता है जो हाथों से बनाए जाते हैं, या कोई लकड़ी का सामान बनाया जाता है, ठीक है, छोटे पैमाने पे, इसे कहते हैं लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। ठीक है, इनकी विशेषता क्या होती है, ये बहुत ही छोटे पैमाने पे काम करते हैं और इसमें कम मशीनों का उपयोग होता है। ये ज्यादातर जो है परिवार या छोटे समूह के द्वारा चलाया जाता है और इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जो वहां पे जो सामान मिलता है उन्हीं का इस्तेमाल करके इस उद्योग को चलाया जाता है। इसमें मजदूरी बहुत कम होती है और काम की जो शर्तें होती है वो साधारण सी होती है। ठीक है, यहाँ गांव के लोगों को ये क्या प्रदान करता है, गांव के लोगों को रोजगार देता है और आय का अवसर देता है। इसके बाद क्या पूछा गया, 11वां क्वेश्चन क्या बोला है, पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं का बताना है। गैर कृषि तो मैंने आपको बताया था
कि गैर कृषि क्रिया में कौन-कौन से आते हैं, जैसे दुकान, कारखाने हो गए, मिलें हो गई, दुकानें हो गई, बाज़ार हो गया, व्यापार हो गया, ठीक है? सिलाई हो गया, हस्तशिल्प हो गया, वाहन सेवा हो गया, ये सब किसमें आता है हमारा? हमारा गैर कृषि में आता है। तो पालमपुर गाँव में ये सब होता था, ठीक है? फिर 12वां नंबर क्वेश्चन ये बोलता है कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए कौन-कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है? वस्तु और सेवाओं का अगर उत्पादन करना है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो वस्तु का उत्पादन करने के सबसे पहले आपको भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि। जैसे कोई भी आपको, जैसे मुझे गेहूँ उगाना है तो आपको खेती-बाड़ी करने के लिए क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, ठीक है? कोई भी अगर आप कोई भी उत्पादन करोगे तो उसके लिए जगह तो चाहिए ना, तो वो पहले सबसे पहले आपको भूमि चाहिए। दूसरा श्रम, मतलब काम करने वाले मजदूर या किसान, ठीक है, कर्मचारी। आपको किसी भी चीज़ को उत्पादन करना है तो आपको ये क्या चाहिए? श्रम चाहिए। साथ में पूँजी यानी पैसा। पैसा से आप क्या करोगे? मशीनें खरीदोगे, उपकरण खरीदोगे, तभी तो आप क्या नाम है कोई चीज़ को उत्पादन कर पाओगे। फिर प्रबंधन यानी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब काम करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से काम करें, तभी जाके आप कोई भी चीज़ का उत्पादन कर पाओगे। तो कौन सी 4 चीज़ें? भूमि चाहिए आपको, श्रम चाहिए, पूँजी चाहिए, प्रबंधन चाहिए। इन चारों के द्वारा आप क्या कर सकते हो? वस्तु और सेवा का उत्पादन कर सकते हो। इसके बाद आपसे 13वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना आवश्यक है। जो अगर आप चाहते हो कि खेती-बाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़े, तो आपको वो क्षेत्र बढ़ाने पड़ेंगे जहाँ पे आप आसानी से सिंचाई कर सकते हो, यानी आपको पानी उपलब्ध हो पाए। तो क्या आप इस बात पे सहमत हैं कि आपको अगर खेती-बाड़ी का उत्पादन बढ़ाना है तो आपको सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा? तो हाँ, मैं इस बात पे सहमत हूँ, क्योंकि देखो सिंचाई से किसान बारिश पर निर्भर नहीं रहेगा। अगर मैं ये सुविधा दे दूं किसानों को कि उनको पास पानी आसानी से साल में कभी भी मिल सके, तो क्या कर पाएंगे? किसान जो है किसी भी मौसम में फसलें उगा पाएंगे, ठीक है, और फसल की पैदावार बढ़ेगी। और अगर सिंचाई का क्षेत्र बढ़ जाएगा तो क्या होगा? साल में एक से ज्यादा फसलें उगाई जा सकती है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? इससे फसल की सुरक्षा बढ़ेगी, फसलों की आय बढ़ेगी, इससे फसल की सुरक्षा बढ़ेगी और देश में जो खाने का जो है ना, वो सुनिश्चित रहेगा कि खाने की कमी नहीं होगी। फिर आता है आपसे 14th नंबर का क्वेश्चन, क्या बोला है? हरित क्रांति के कारण मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हुई है। हरित क्रांति की वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता वो कम हुई है। क्या आप इस बात से सहमत? अपने विचार व्यक्त करने हैं, ठीक है यहाँ पे। तो हम इसका आंसर क्या बोलेंगे? देखो, हाँ, मैं इस बात पे सहमत हूँ, क्योंकि देखो हरित क्रांति में क्या हुआ है, हमने रसायन का यानी केमिकल का इस्तेमाल किया, रासायनिक जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका और कीटनाशक का इस्तेमाल किया, जिससे जमीनें क्या हुई? खराब हुई है। साथ में मिट्टी में जो पोषक तत्व है, क्योंकि हमने खेती-बाड़ी बहुत ज्यादा की, जिससे मिट्टी की जो पोषक तत्व उपजाऊपन है, वो भी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति वो घट गई है। लंबे समय तक क्या हुआ है कि फसल बहुत ज्यादा पैदावार करने से मिट्टी का जो सेहत है वो खराब होता गया है। और साथ में इसलिए हम क्या करते हैं, हमें रासायनिक उर्वरक की जगह में जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, जो गोबर से बनता है, उसका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दे रखा है, खरीफ, रबी या जायद फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल क्या होती है? ये फसलें मानसून के समय बोई जाती है, जैसे ये बारिश पर निर्भर करती है, यानी जब बारिश होता है तब जाके, जैसे धान हो गया, मक्का होता है, सोयाबीन होता है, तब, ठीक है यहाँ पे। और रबी फसल क्या होती है? रबी फसल ये फसलें सर्दियों में बोई जाती है और ये गर्मियों में जैसे गेहूं है, जौ है, चना है। ये जायद फसलें क्या होती है? ये फसलें गर्मियों में बोई जाती है और मानसून से पहले इसको तैयार किया, जैसे खीरा, तरबूज, तंबाकू, ये सब क्या है? जायद फसलें हैं, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, हरित क्रांति के क्या लाभ हुए? देखो, हरित क्रांति जब भारत में आई, आपको बता चुका हूँ हरित क्रांति क्या थी, ठीक है। तो हरित क्रांति का लाभ ये हुआ कि हमने गेहूं और चावल में बहुत ज्यादा उत्पादन किया। फिर भारत जो था आत्मनिर्भर बन गया, मतलब अब खाने की कमी नहीं थी। किसानों की आय बढ़ गई और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में मुनाफा हुआ। साथ में आधुनिक खेती तकनीक से हमने क्या हुआ? उच्च उत्पादन वाले बीजों का उपयोग करके हमने खेती बाड़ी और बढ़ा दी और गाँव में क्या हुआ? रोजगार के अवसर बढ़े। तो ये था हरित क्रांति के लाभ। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।